नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। कहने को तो विपक्ष पूरी तरह से मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा था, लेकिन वक्त के साथ साथ विपक्षी गठबंधन के नेता भी बदलते गए। लोकसभा चुनाव में अभी वक्त बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले ही विपक्षी गठबंधन का अस्तित्व खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और सभी नेताओं के धागे एक एक करके खुल रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासी हलचल कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब एक बार फिर से महाराष्ट्र के पूर्व सीएम ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसने सियासी गलियारों में कोहराम मचा दिया है और सबसे ज्यादा शौक तो विपक्षी दलों को लगा है। पूर्व सीएम के फैसले से कई तरह के सवाल भी सुलग रहे हैं। विपक्षी गठबंधन से क्यों नाराज हुए उद्धव ठाकरे? क्यों 18 सीटों पर उद्धव ठाकरे ने ठोका दावा? विपक्षी गठबंधन में क्यों हो रही सीट बंटवारे में देरी? किस गलती से विपक्षी पार्टियां हुई तितर-बितर? महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी एमवीए नेताओं के बीच सीट बंटवारे को लेकर चल रही बातचीत के बीच उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने 48 लोकसभा सीटों में से 18 पर अपने चुनाव समन्वय नियुक्त कर दिए हैं। इसमें मुंबई की 6 में से 4 लोकसभा सीटें भी शामिल हैं। उद्धव सेना के इस कदम को महाराष्ट्र की 18 लोकसभा सीटों पर उसके दावे के रूप में देखा जा रहा है। शिवसेना यूबीटी ने मुंबई साउथ सेंट्रल, मुंबई नॉर्थ वेस्ट और मुंबई नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीटों पर अपने इलेक्शन कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए हैं। इससे पता चलता है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी मुंबई में अपने सहयोगी दल कांग्रेस और एनसीपी शरद गुट के लिए केवल 2 सीटें छोड़ने के इच्छुक है। सीट बंटवारे को लेकर एमवीए की आखिरी बैठक 2 फरवरी को हुई थी। इसके तुरंत बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। कांग्रेस को लगे इस बड़े झटके के बाद एमवीए नेताओं के बीच कोई चर्चा नहीं हुई। सीट बंटवारे को लेकर एमवीए की पिछली बैठक में प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी वीबीए भी शामिल हुई थी। प्रकाश अंबेडकर ने एमवीए में सीट बंटवारे पर निर्णय लेने से पहले एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सीएमपी बनाने पर जोर दिया था। सीट बंटवारे की व्यवस्था पर चर्चा के लिए महाविकास आघाड़ी की अगली बैठक 22 फरवरी को होने की संभावना है। बता दें कि अविभाजित शिवसेना ने 2019 का लोकसभा चुनाव भाजपा के साथ गठबंधन में लड़ा था। महाराष्ट्र की 48 में से 22 सीटों पर उसने अपने उम्मीदवार उतारे थे और 18 सीटें जीती थी, जिसमें से 3 मुंबई की सीटें थी। जून 2022 में शिवसेना के 40 विधायकों ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी थी। इसके बाद पार्टी पर दावे को उद्धव गुट और शिंदे गुट के बीच लड़ाई छिड़ी। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना माना। इस तरह पार्टी के सिंबल और नाम पर शिंदे गुट का अधिकार हुआ। उद्धव ठाकरे गुट ने अपना नाम शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे और चुनाव चिन्ह जलती मशाल रखा। उन्होंने भाजपा के साथ महायुति बनाकर महाराष्ट्र में नई सरकार बनाई। एकनाथ शिंदे महायुति सरकार में मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने। अब अजित पवार की एनसीपी भी महायुति का हिस्सा है। कांग्रेस नेताओं के सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल होने की एक श्रृंखला के बाद उद्धव सेना उन सभी मौजूद सीटों पर दावा कर रही है जिन पर 2019 में उसके उम्मीदवार जीते थे। विपक्षी दलों के सबसे बड़े गठबंधन समूह इंडी गठबंधन में यूं ही टूट नहीं पड़ी है। दरअसल इस गठबंधन के बिखरने की असली वजह में एक सबसे बड़ी गलती सामने आ रही है। गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों के कई कद्दावर नेताओं का कहना है कि सीट बंटवारे वाले मामले में इंडिया ब्लॉक के प्रमुख दल कांग्रेस की ओर से सबसे ज्यादा लापरवाही बरती गई। नतीजा हुआ कि क्षेत्रीय दल सीटों के बंटवारे की घोषणा का इंतजार करते रहे और चुनाव नजदीक आते देख धीरे धीरे या तो पाला बदलते रहे या अलग होकर सियासी मैदान में अकेले उतर पड़े। केंद्र की एनडीए सरकार को आगामी लोकसभा चुनाव में चुनौती देने के लिए देश की सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने एक बड़े गठबंधन समूह इंडी का गठन किया। इस गठबंधन में अलग अलग राज्यों के 26 दल शामिल हैं। गठबंधन में शामिल एक प्रमुख राजनीतिक दल से ताल्लुक रखने वाले वरिष्ठ नेता कहते हैं कि गठबंधन की नींव भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए रखी गई थी। ये लड़ाई मिलकर ही लड़ी जानी चाहिए थी, लेकिन
पिछले साल जून से लेकर अब तक गठबंधन के मुख्य घटक दल कांग्रेस की ओर से सीटों को लेकर कोई फैसला ही नहीं लिया जा सका। पार्टी के उक्त वरिष्ठ नेता कहते हैं कि जब हमें लड़ाई लड़नी है तो ये तय होना चाहिए कि गठबंधन में शामिल घटक दल राज्यों में किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे। सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार हर बैठक में आवाज उठाई जाती रही, लेकिन कुछ भी ठोस परिणाम नहीं निकल सका। गठबंधन में शामिल सियासी दल के उक्त वरिष्ठ नेता कहते हैं कि इस स्थिति में क्षेत्रीय दल मैदान में मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये जरूरी है कि अब वो कांग्रेस का इंतजार न करें और अपने तरीके से चुनाव मैदान में उतरे। सियासी जानकारों का भी मानना है कि जून में हुई गठबंधन की पहली बैठक के बाद से लेकर लगातार हो रही बैठकों में सीटों के बंटवारे पर कोई फैसला नहीं लिया गया। गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं का मानना है कि अगर सीटों के बंटवारे पर ही फैसला हो जाता तो शायद गठबंधन की मजबूती भी बनी रहती और चुनाव में इसके आधार पर बड़ी लड़ाई भी लड़ी जाती। लेकिन इस मामले में हुई बड़ी चूक और लापरवाही पर गठबंधन के दल एक एक कर अलग होते रहे। सियासी जानकार भी मानते हैं कि गठबंधन के कमजोर पड़ने के कई प्रमुख कारण नजर आ रहे हैं। हाल ही में इंडी गठबंधन से अलग होकर सियासी मैदान में अकेले ताल ठोकने वाली पार्टी से जुड़े एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि कांग्रेस तो अपने सियासी जनाधार को बढ़ाने के लिए न्याय यात्रा निकाल रही है, लेकिन गठबंधन में शामिल अन्य सियासी दलों के लिए मझधार की स्थिति पैदा हो गई। उनका कहना है कि अगर वो अलग होकर चुनाव मैदान में ताल नहीं ठोकेंगे तो क्या करते। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने अपना लंबा वक्त गठबंधन की रणनीति को मजबूत करने के बजाय चुनाव में लगाया। उनका कहना है कि राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते कांग्रेस को विधानसभा चुनाव पर पूरा फोकस करना जरूरी भी था, लेकिन जो दल उन विधानसभा चुनाव में हिस्सेदारी नहीं कर रहे थे वो किस बात के लिए इंतजार कर रहे हैं? सिर्फ इसीलिए कि इन विधानसभा चुनाव से कांग्रेस खाली हो तो गठबंधन पर ध्यान दे। ये परिस्थितियां गठबंधन में शामिल छोटे छोटे दलों के लिए बड़ी असहज हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक कई जगह पर सियासी गणित तालमेल नहीं खा रही थी, इसीलिए गठबंधन कमजोर हुआ। इसके अलावा वो कहते हैं कि आपसी गठबंधन के बाद भी सियासी दलों में सामंजस्य ना के बराबर दिखा। गठबंधन में शामिल सियासी दल से जुड़े एक वरिष्ठ नेता बताते हैं कि पटना से लेकर मुंबई और बेंगलुरु से लेकर दिल्ली में गठबंधन की बैठकों में जिन मुद्दों पर सियासी रणनीति बनने की बात हुई वो असल में कभी गंभीरता से आगे बढ़े ही नहीं। इसको लेकर प्रमुख घटक दल कांग्रेस के साथ बातचीत नहीं हुई, लेकिन जिन मुद्दों पर चर्चा होनी थी उसे छोड़कर सिर्फ बैठकें होती रही। उनका मानना है कि अगर एक महत्वपूर्ण बिंदु यानी कि सीट शेयरिंग पर शुरुआती दौर में ही फैसला हो जाता तो संभव है गठबंधन की मजबूती बरकरार रहती। तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने दिग्गज नेता शरद पवार की याचिका पर 19 फरवरी को सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने अजित पवार गुट को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के तौर पर मान्यता देने के भारत के चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ नोटिस जारी किया। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग का 7 फरवरी का आदेश लागू रहेगा, जिसमें शरद पवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार नाम का इस्तेमाल करने का अधिकार दिया गया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि शरद पवार नए चुनाव चिन्ह के आवंटन के लिए चुनाव आयोग का रुख कर सकते हैं। इसे आवेदन के 1 हफ्ते के भीतर दर्ज कराना होगा। लेकिन इन सब के बीच में सोचने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव 2024 के बाद एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसकी भविष्यवाणी इंडी अलायंस के प्रमुख सहयोगी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 17 फरवरी को दिल्ली विधानसभा में एक तरह से 2024 में बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी करते हुए कहा कि भले ही वो इस साल लोकसभा चुनाव जीत जाए, 2029 में आम आदमी पार्टी देश की बीजेपी से मुक्त कराएगी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में कहा कि आज बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा आम आदमी पार्टी है। उन्होंने कहा कि 2024 में बीजेपी नहीं हारी तो आम आदमी पार्टी 2029 में देश को बीजेपी से मुक्ति दिलाएगी। इससे पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी के करीबी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में स्वीकार कर चुके हैं कि बीजेपी 400 पार जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि आपका इतना बहुमत है, पहले 334 थी, अब तो 400 पार हो रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब सभी विपक्षी पार्टियां ये मान चुकी हैं कि फिर से
मोदी सरकार बनने जा रही है, तो फिर लड़ाई किस बात की है? आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।